दोस्तों आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से टेस्ट नंबर 4 करेंगे यूपीपीसीएस आरओ 2016 प्रीलिम्स का। ये जीएस का मॉक टेस्ट होगा। सबसे पहले जीएस के क्वेश्चन, फिर रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। यदि आगामी एग्जाम्स के लिए आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे गिवन नंबर हैं। आप यूपीपीसीएस 2020 की टेस्ट सीरीज, यूपीपीसीएस 2021 का ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप यूपीपीसीएस 2020 मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी प्री 2020 की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन सब के कोर्सेज हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन दो नंबरों पर कॉल करके आप अधिक जानकारी जुटा सकते हैं। 1916 में महात्मा गांधी ने किसानों को दमनकारी नील की खेती की प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए कहाँ की यात्रा की थी? तो ये यात्रा जुड़ी हुई है चंपारण सत्याग्रह से। उन्होंने चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। यहाँ पर किसानों का उत्पीड़न हो रहा था, नील किसानों का, और काफी तरह के कर उन पर लगाए जा रहे थे, जिसमें से 3 कठिया सिस्टम जो है फेमस है। क्वेश्चन नंबर 28, पहला स्टेटमेंट है कि बलबन का वास्तविक नाम बख्त खान था। बलबन का वास्तविक नाम उलुग खान था, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। और उसने जो है सिंहासन पर, मतलब वो सिंहासन पर चढ़ा था 1265 ईस्वी में। ये गलत दिया हुआ ईयर, तो ये दोनों हो गए रॉन्ग। हमारा आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। बलबन ने खुद को नियाबत खुदाई कहा था, ठीक है, और खुद को जिल्ले लाही भी कहा था, ध्यान रखिएगा। ब्लड एंड आयरन की नीति उसने अपनाई थी और अपनी सेना में ज्यादातर तुर्क लोगों को ही शामिल किया था। मुस्लिम लीग ने माउंट बैटन योजना स्वीकार क्यों की थी 3 जून वाली? ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि उसमें पाकिस्तान की बात कही गई थी, ठीक है, पाकिस्तान का सृजन उसमें दिया गया था, इस वजह से मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया। बाकी सारे मिशन इसलिए क्यों अस्वीकार किए? अगस्त ऑफर और आपका क्रिप्स मिशन क्यों अस्वीकार हुए? क्योंकि उसमें सिंगल यूनियन की बात कही गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था आपका फाहियान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, फाहियान आया था। और हर्षवर्धन के समय कौन आया था? ह्वेनसांग। तो इसमें ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग इसमें इन दोनों यात्रियों में कंफ्यूज कर जाते हैं, तो एच टू एच ध्यान रखिए। ह्वेनसांग किसके में आया था? हर्षवर्धन के टाइम पर। और बचा आपका फाहियान, तो वो आया था चंद्रगुप्त के टाइम पर। ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ 3 क्वेश्चन यहाँ पर बदले गए हैं, इनको आप देख लीजिए। अभी के लिए खाली 3-4 क्वेश्चन के लिए अपने मोड को डाल दीजिए 720p में या 480p में। अब इसमें बताना है कि कौन से जो है डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन दिया हुआ है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो 2 फेजेस होते हैं, जब नाइट्रोजन नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, और फिर जब नाइट्रेट और नाइट्राइट नाइट्रोजन में कन्वर्ट होते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो 2 तरह के बैक्टीरिया काम करते हैं। एक तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो ऑप्शन नंबर 1 में, 2 में, 3 में दिए हुए हैं, एनाबीना, राइजोबियम और आपका अजोटोबैक्टर, ये सारे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया खाली एक है, सूडोमोनास, और वही हमारा आंसर हो गया। सूडोमोनास जो है वो डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है एनाबीना, राइजोबियम, अजोटोबैक्टर। ये था क्वेश्चन, जो एक ओरिजिनल क्वेश्चन है जो आपका सही में दिमाग खोलता है। सेक्सेशन से क्या होता है? सेक्सेशन को क्या क्या चीज़ों में वृद्धि करता है? अनुक्रमण किन किन चीज़ों में वृद्धि का कारण बनता है, बताना है। अनुक्रमण से जो है आवासों की संख्या या फिर निकेतों की संख्या बढ़ जाती है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद जो है फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, खाद्य वेब जटिलता, सही है। उसके बाद इंक्रीज डाइवर्सिटी, जैव विविधता में वृद्धि होती है, सही है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट होगा, डी। अनुक्रमण के ये कॉज, मतलब जो आफ्टर मैथ या रिजल्ट होता है वो ये है: निकेतों में वृद्धि, खाद्य वेब जटिलता और जैव विविधता में वृद्धि। टेम्परेट डेजर्ट जो है इंडिया में, ये कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको? टेम्परेट डेजर्ट लद्दाख में मिलेगा, स्पीति वैली में मिलेगा, उत्तरी सिक्किम में मिल जाएगा, लेकिन मिजोरम में तो हो ही नहीं सकता। मिजोरम में मिलेगा आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। डेजर्ट का तो सवाल ही नहीं उठता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1, 2 एंड 3 यहाँ पर आपको मिलेगा समशीतोष्ण मरुस्थल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैन मेड वेटलैंड, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से या सा मनुष्य द्वारा निर्मित आर्द्र भूमि है? तो इसमें आपको नेचुरल और आर्टिफिशियल वेटलैंड में पता होना चाहिए। जैसे क्रीक है और अप्रवाही जल है, बैक वाटर और क्रीक, ये तो नेचुरल बनते हैं। सॉल्ट पैन और ऐश पॉन्ड ये जो है मैन मेड हो सकते हैं। तो मैन मेड कौन से होंगे? 3 एंड 4, सॉल्ट पैन और ये आपका ऐश पॉन्ड, ये मैन मेड होते हैं। क्रीक और बैक वाटर होते हैं नेचुरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू अबाउट द वेटलैंड, वेटलैंड के बारे में कौन सा सही नहीं है? प्रमुख उत्पादक जो है इसमें जो है मैक्रोफाइट होते हैं, सही है। फूड चेन जो है डेट्रिटस पाथवे दिखाती है, ये भी सही है।
उच्च जैव विविधता का समर्थन करते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो पहला दिया हुआ है कि ऑलिगोट्रॉफिक होते हैं, ये गलत है। ठीक है, तो कैसे होते हैं बताइए वेटलैंड? ऑलिगोट्रॉफिक नहीं होते तो कैसे होते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें आपका नेक नामपुर है, फिर आपका रेड टाइड है, फिर सुदर्शन लेक, यूट्रोफिकेशन। तो कौन सा सही नहीं मिलाया हुआ? नेक नामपुर जो है पहला फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड है, करेक्ट है। और रेड टाइड से एल्गल ब्लूम होता है, ये भी करेक्ट है। रेड टाइड, ब्लू टाइड या ग्रीन टाइड आपको एल्गल ब्लूम के कारण देखने को मिलता है। सुदर्शन झील जो है ये भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील है। ठीक है, इसका हिस्ट्री में भी आपको रेफरेंस मिलता है, करेक्ट है। नॉट करेक्ट है, यूट्रोफिकेशन से जैव विविधता में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसमें आपके फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी तो बढ़ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जैव विविधता में वृद्धि हो रही, क्योंकि एल्गी बढ़े तो उन्होंने फिशेस को मार दिया, बराबर कर दिया वही बात। तो बायोडाइवर्सिटी घटती है यूट्रोफिकेशन से, एल्गल ब्लूम से बढ़ती नहीं है। ठीक है, आबादी के उन लोगों की संख्या को क्या कहा जाता है जो निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका इमाइग्रेशन, प्रवास। ऑप्शन नंबर डी, प्रवासन या इमाइग्रेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, रोहिलखंड जो है ये रीजन कहाँ पर पड़ता है? तो रोहिलखंड जो है उत्तरी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश में बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बदायूं, ये एरिया जो पड़ता है ये है रोहिलखंड का हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी। गति का जो दूसरा नियम है, किसी दिए गए बल के लिए त्वरण इनमें से किस मापदंड के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, यानी कि आपका किस पैरामीटर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, एक्सेलरेशन सॉरी, गिवन फोर्स के लिए एक्सेलरेशन जो है ये मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये राजधानी में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी। 1996 सरधाना महोत्सव जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? सरधाना फेस्टिवल मनाया जाता है आपका मेरठ में, ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। रथ यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है? रथ यात्रा निकाली जाती है ओडिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाती है पुरी से, बहुत फेमस है वहाँ की, काफ़ी लोग पूरे देश से जाते हैं देखने। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर, या सी यहाँ पर सही है, ओडिशा। हरिदास जयंती मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में लगता है? हरिदास जयंती फेयर लगता है मथुरा में, ऑप्शन नंबर सी। और मोर स्पेसिफिकली बोले तो कहाँ पर लगता है? वृंदावन में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार क्या है ये बताना है। तो इसमें लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन उत्तर प्रदेश का है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर, ऑप्शन नंबर ए। जनजातीय और लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो ये जीता था शिशुनाग ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रद्योत डायनेस्टी को हरा करके उसने ऐसा किया था, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, शिशुनाग। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न स्टेटस किसे मिला है? त्रिरत्न कहा गया है बुद्ध को, धम्म को और संघ को। ठीक है, बुद्ध, धम्म, संघ, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें सही भी लाना है कि क्या क्या होगा। तो अशोक जो है इसको कहा जाता है प्रियदर्शी, इसका पर्सनल, अशोक का जो मतलब पर्सनल नाम है वो बहुत कम जगह है, मस्की में है, बाकी सब जगह ज़्यादातर अभिलेखों में अशोक को देवनाम प्रिय या फिर प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया। कनिष्क जो है इसको क्या कहा गया है? कनिष्क को देवपुत्र कहा गया है। ठीक है, उसके बाद खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहा गया है, हाथी गुम्फा शिलालेख से खारवेल के बारे में पता चलता है। उसके बाद कुमारगुप्त जो है इसको महेंद्रादित्य कहा गया है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 4321। आंसर इसमें सही है आपका बी। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विधा, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन था? उज्जैन बन गया था, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में पेगासस चर्चा में रहा था, ये क्या चीज़ है पेगासस? पेगासस एक मालवेयर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, जो इजराइल की तरफ से भेजा गया था। यहाँ के हमारे भारत के जर्नलिस्ट के व्हाट्सएप पर ये देखा गया था, ऑप्शन नंबर सी।
हाल ही में किन दो भारतीय शहरों को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है दो सिटीज़ को, मुंबई और हैदराबाद को। मुंबई डाला गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ फिल्म में, और हैदराबाद डाला गया है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए। ऑप्शन नंबर बी, मुंबई एंड हैदराबाद। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रुपे कार्ड पर समझौता किया है, और वह देश जो है अब रुपे कार्ड को स्वीकार करेगा? रुपे कार्ड अब स्वीकार करेगा सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम पाया जाता है? तो वह सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात है आपका चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस भारतीय राज्य से गोट्टिप्रोलु नामक एक प्राचीन स्थल जो है उत्खनन करके खोजा गया है? तो ये खोजा गया है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। गोट्टिप्रोलु जो है आंध्र प्रदेश में है। नवंबर की न्यूज़ थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सकवेशंस में यहाँ पर 2000 साल पुरानी ब्रिक स्ट्रक्चर मिला है। विष्णु जी की जो है मूर्ति मिली है, वो कुछ इस तरह की यहाँ पर दिख रही है। इस तरह की प्रतिमा मिली थी लाइफ साइज, और भी कुछ स्ट्रक्चर्स मिले थे इस तरीके के, आप देख सकते हैं। और इस पर कोई कॉपीराइट नहीं, तो मैं यहाँ पर शो कर दे रहा हूँ। पीआईबी कोई भी दिखा सकता है। कुडानकुलाम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कुडानकुलाम है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी। डस्तलिक नाम से एक वर्ड चर्चा में रहा था 2019 में, यह है क्या? यह सैन्य अभ्यास है। हमने पहली बार उज्बेकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास किया ताशकंद में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, यह मिलिट्री एक्सरसाइज है। पहला इंडियन ब्रेन एटलस किसने जारी किया है? IBA 200 के नाम से ब्रेन एटलस जारी किया है IIT हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर डी। यह भी ACF मेंस के पेपर में भी पूछा गया था, GS पेपर 1 में। नवंबर 2019 में जो महा साइक्लोन आया था वो गुजरात में आया था। उसके कुछ ही दिन बाद जो है बुलबुल आया था। बुलबुल आया था आपका बे ऑफ बंगाल में। राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन के संबंध में सही कथन बताइए कौन सा है? पहला स्टेटमेंट है कि इसकी स्थापना हुई थी 1767 में, और इसकी अध्यक्षता भारत के सर्वेयर जनरल करते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोथ करेक्ट। महादई नदी निम्न में से किस वन्यजीव विहार से निकलती है? महादई निकलती है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। ऑप्शन नंबर बी। भारत का 5वां इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हुआ था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी। और ये बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा साइंस फेस्टिवल होता है किसी भी देश का, ठीक है, विज्ञान महोत्सव। इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा होता है। कोलकाता में हुआ था लेटेस्ट। पूर्वी एशिया सम्मेलन के बारे में दो कथन है। हाल ही में पूर्वी एशिया सम्मेलन का 14वां सम्मेलन हुआ था, 14वां संस्करण। 2019 में इसका आयोजन हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2 बोथ। शहरी निर्माण नवाचार चुनौती 2019-2020 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी। G20 का छठा संसदीय वक्ताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट हुआ था जापान में। ऑप्शन नंबर डी। भारत के स्पीकर श्री ओम बिरला भी यहाँ पर शामिल हुए थे भारत की तरफ से। राष्ट्रमंडल विधि मंत्रियों का सम्मेलन 2019 कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका कोलंबो में, कोलंबो श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर ए। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पर पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान को कितने डिग्री तक कम करने की प्रतिबद्धता की गई है? तो इसमें वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करने की प्रतिबद्धता की गई है। ऑप्शन नंबर ए। अल्जाइमर्स डिसीज जो है ये किसको प्रभावित करती है? अल्जाइमर्स डिसीज प्रभावित करती है ब्रेन को। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा या कौन से विपरीत परासरण, ठीक है, यानी कि आपका रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ से हो सकता है? खारे पानी का विल लवणीकरण यानी कि डिसलिनेशन ऑफ सी वाटर हो सकता है। समुद्री जल का विलवणीकरण यानी कि डिसलिनेशन ऑफ आपका सी वाटर, और ये पहले में सी वाटर नहीं होना चाहिए, खारे पानी का होना चाहिए यहाँ पर हार्ड वाटर, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अल्ट्रा प्योर वाटर ये भी हो सकता है। व्यर्थ पानी का उपचार ये भी हो सकता है। तो इन चारों के चारों आरओ में काम आ सकते हैं, मतलब आरओ जो है इन चारों चीज़ों में काम आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी। हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड जो है 6 अंकों का, ये कौन सी संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड मिलता है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी।
सीएनजी यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस के संबंध में क्या सही है? सीएनजी हवा की तुलना में हल्का होता है, ठीक है, करेक्ट है। और सीएनजी में अन्य ईंधनों की तुलना में अधिक प्रज्वलन तापमान होता है। दोनों ही यहाँ पर फीचर्स होते हैं सीएनजी के, बोथ। ऑप्शन नंबर सी। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ काम आता है अर्थक्वेक के मेजरमेंट में। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसके अंतर्गत घर्षण और स्नेहक का अध्ययन किया जाता है? यानी कि लुब्रिकेंट और फ्रिक्शन का स्टडी किया जाता है किसमें? ये किया जाता है ट्राइबोलॉजी में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है? सदिश राशि आपकी एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। भारहीनता क्या दर्शाती है? वेटलेसनेस दर्शाता है कि कोई ग्रेविटी नहीं काम कर रही है। ऑप्शन नंबर ए। आर्किमिडीज का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है लॉ ऑफ फ्लोटेशन से। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मतलब कैसे चीजें तैरती हैं एक बिना डूबे। बर्फ जब पिघलती है तो उसका क्या होता है? तो उसका वॉल्यूम जो है वो घट जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बहुत उच्च तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये इसका प्रयोग होता है थर्मो इलेक्ट्रो थर्मोमीटर का। ऑप्शन नंबर सी, थर्मो इलेक्ट्रो थर्मोमीटर। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? योग को कहते हैं मास नंबर। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक मिक्सचर का उदाहरण नहीं है? तो एयर मिक्सचर है, गैसोलीन मिक्सचर है, ठीक है, एलपीजी मिक्सचर है, ब्यूटेन का, प्रोपेन वगैरह का। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर सिर्फ H2O है, वो किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है, ठीक है। ये कंपाउंड है डिस्टिल्ड वाटर H2O, ठीक है, ये मिक्सचर नहीं है। आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या दूध टिंडल इफेक्ट शो करता है? बताइए। निम्न में से कौन सा पानी का प्राकृतिक रूप से शुद्धतम रूप है? ठीक है, प्राकृतिक रूप से शुद्धतम कौन सा होता है? तो ये होता है आपका रेन वाटर। ऑप्शन नंबर सी। सोडियम धातु को निम्न में से किस में रख करके स्टोर किया जाता है? तो उसको ये रखा जाता है आपके केरोसिन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एयर वाटर और मॉइस्चर से रिएक्ट ना कर जाए, वॉयलेंट रिएक्शन करता है, इस वजह से इसको मिनरल ऑयल में या केरोसिन में रखते हैं सिंपली। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स को बोला जाता है फेनरोगैम्स। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? ठीक है, डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में किनका महत्व है? तो ये हैं आपके डायटॉम्स। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा एक परजीवी है? पैरासाइट। पैरासाइट है आपका प्लांट, इसका नाम है अमरबेल। अमरबेल यानी कि कसकुटा। कसकुटा जो है ये क्या करता है कि पौधों से लिपट जाता है, ठीक है, और उनके वास्कुलर टिश्यूज से अपना भोजन उनका खींच लेता है और बिल्कुल उन पर चढ़ाई कर देता है, एक तरीके से लिपट करके उनको खत्म कर देता है कुल मिला के, ठीक है। बहुत इन्वेसिव स्पीशीज है, इस तरीके का ही होता है, ठीक है। ये जो है ये लिपट जाता है पौधों से और अपने स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स जो ये दिख रहे हैं आपको, हस्टोरिया, इससे न्यूट्रिशन खींचने लगता है प्लांट से और फिर प्लांट अंततः मर जाता है और ये प्लांट पर सर्वाइव करता रहता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, डॉडर या फिर कसकुटा। निम्न में से किस जीव में दो प्रकार के केंद्रक या न्यूक्लाई या न्यूक्लियस होते हैं? तो ये होते हैं परमीशियम कॉर्डेटा में। ऑप्शन नंबर ए। बाइलुब्रिन शरीर में कहाँ पर पाया जाता है? तो बाइलुब्रिन आपको मिलता है बाइल में। ऑप्शन नंबर ए, पित्त में। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? तो ये बढ़ जाता है डायबिटीज मेलिटस में। ऑप्शन नंबर ए, डायबिटीज मेलिटस। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में सही कथन बताइए। इस परिषद का सृजन पुंछी आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए किया गया था। करेक्ट है, ठीक है। एक्चुअली इनकरेक्ट है, पुंछी आयोग नहीं, सरकारिया कमीशन ने जब रिपोर्ट सबमिट की थी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का सृजन हुआ था, ठीक है, और ये बनी थी 1990 में। तो सेकंड वाला सही होगा, ओनली सेकंड। नंबर 90 है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी होने से कितने समय के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? एक मंथ के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, ठीक है। और फिर बाद में अनडेफिनेट पीरियड तक कर सकते हैं, 6 महीने, अगर पार्लियामेंट इसको बढ़ाना चाहे स्पेशल मेजोरिटी से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा।
91 नंबर क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कि ये संविधान के भाग 6 में कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। कार्यपालिका का वर्णन किया गया है भाग 5 में, भाग 6 में नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये वाला रॉन्ग, ये वाला करेक्ट। और आर्टिकल नंबर 52 से 78 तक भाग 5 में एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड। इनमें से किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जा सकता है? तो ये है आर्टिकल नंबर 201, ऑप्शन नंबर सी। उच्चतम न्यायालय के निम्न निर्णयों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में लगाना है। जो निर्णय सबसे पहले आए थे उनको पहले रखना है। मिनर्वा मिल, गोलकनाथ केशवानंद भारती और शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ, ये सही कालानुक्रमिक क्रम बनेगा। सबसे पहले आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ 4 आएगा सबसे पहले, फिर आएगा आपका सेकंड वाला गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 में, फिर थर्ड केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 और मिनर्वा मिल केस बनाम भारत संघ 1980 में। क्वेश्चन नंबर 94, राज्यसभा सीटों का आवंटन संविधान की चौथी अनुसूची में दिया हुआ है, ये करेक्ट है। और सेकंड दिया हुआ है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 40 प्रतिनिधि होते हैं, ये रॉन्ग है, लेकिन होते हैं 31। तो हमारा आंसर हो जाएगा खाली एक करेक्ट, ओनली ए करेक्ट। लोकसभा में दल बदल यानी डिफेक्शन के आधार पर निरर्हता का फैसला कौन करता है? तो ये करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑप्शन नंबर डी। सदन में सत्रावसान की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनिक उद्यम समिति का सृजन कब किया गया था? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का सृजन किया गया था 1964 में। 1964 में पहली बार सृजित किया गया। पहले 10 मेंबर लोकसभा से थे, 5 राज्यसभा से होते थे, अब 22 हो गए हैं 1974 के बाद से, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सकती है? एडहॉक जजेस की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 127 में, ऑप्शन नंबर ए। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। एक गांव या एक गांवों के समूह को ग्राम सभा, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम सभा इन अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, ये होता है। ग्राम सभा बनाई जाती है विलेजेस में और ग्रुप ऑफ विलेजेस में। तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। एक्चुअली जो है ग्राम स्तर पर होता है प्रत्यक्ष चुनाव, माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर। कहने का मतलब है ग्राम लेवल पर तो होता है डायरेक्ट इलेक्शन आपका, लेकिन आपका इंटरमीडिएटरी लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, बाकी ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है। अच्छा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बी में डायरेक्ट इलेक्शन दिया है सीट्स पर, तो डायरेक्ट इलेक्शन तो होता है सीट्स पर, ये सही है, ठीक है, ए भी सही है, बी भी सही है। लेकिन उसके बाद सी में जैसे दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द चेयरपर्सन, यानी अध्यक्ष का चुनाव तीनों ही लेवल पर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इंटरमीडिएटरी लेवल पर, ठीक है, चाहे ब्लॉक हो, चाहे प्रखंड स्तर पर और चाहे ग्राम स्तर पर, तीनों में ही इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो कि रॉन्ग है। ग्राम स्तर पर इलेक्शन डायरेक्ट होता है और जिला स्तर पर और इंटरमीडिएटरी लेवल पर होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट है। 1/3 ऑफ द पोस्ट जो है ये रिजर्व्ड होती है विमेन के लिए। तो हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, इसी वजह से क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं, मतलब मेरे लिए मैं कह रहा हूँ। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों को करारोपण की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपका 243H, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसके काल में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी? तो डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत हुई थी लॉर्ड मायो के काल में, ऑप्शन नंबर सी। किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित अनुसूचित शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास होती है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या होती है 3, ठीक है, 2 इलेक्शन कमिश्नर, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। वित्त आयोग के संबंध में जो है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? वित्त आयोग में लिखा है 4 सदस्य होते हैं, जबकि वित्त आयोग में 4 सदस्य और 1 चेयरपर्सन होता है, तो टोटल हो गए 5। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सही है। आर्टिकल नंबर 280 में दिया हुआ है फाइनेंस कमीशन के बारे में, और ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। उसके बाद इसका सृजन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हो गए, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वैसे तो इसके ऑफिसेस हैं अलग अलग, लेकिन मुख्यालय है प्रयागराज में। बाकी आपके रीजनल ऑफिसेस हैं बेलगाम में, चेन्नई में,
ठीक है। रहनुमाई अम्माज दायास्नान, ये जो है इसकी सभा का सृजन किस लिए किया गया था? पारसियों के उत्थान के लिए। और कब किया गया था? ये किया गया था 1851 में। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन से भारतीय नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए हैं? तो सारे सेशन में कुल मिला के 3 बार अध्यक्ष बने हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी। किस महिला ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया था? ध्यान रखेंगे यहां पर संबोधित करने की बात हो रही है, अध्यक्ष बनने की नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर सी। मद्रास महाजन सभा का सृजन कब हुआ था एनसी मुदलियार के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए 1884 में। कांग्रेस के सेशन दिए हुए हैं और दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर किस वर्ष में हुए थे, ठीक है। तो इसमें हमको इसको सही मैच करना है। तो बॉम्बे में हुआ था 1885 में पहला, ये तो सभी को पता होगा। कलकत्ता का हुआ था 1886 में, फिर हुआ था आपका मद्रास का 1887 में, और फिर इलाहाबाद का हुआ था 1888 में। तो इस तरीके से मैच कर देंगे, आंसर हो जाएगा सी। इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। काकोरी डकैती, चटगांव, सॉन्डर्स की हत्या और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु। तो काकोरी डकैती 1925 में, चटगांव डकैती 1930 में, सॉन्डर्स की हत्या 1928 में, चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 1931 में। तो इस तरीके से अरेंज कर देंगे 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस घटना को शिमला समझौता के नाम से भी जानते हैं हम लोग? तो शिमला समझौता है आपका वेवल प्लान। वेवल प्लान सही को चुनना है। पहला स्टेटमेंट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी, ठीक है, ये करेक्ट है। उसके बाद इसकी स्थापना 1800 में की गई थी, ये भी करेक्ट है। बोथ यहां पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी। कोठारी एजुकेशन कमीशन का सृजन कब हुआ था? कोठारी एजुकेशन कमीशन जो है ये आया था 1964-1966 में। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस समिति या संगठन का सृजन सबसे पहले हुआ था? सेवा सदन, देव समाज, अहमदिया आंदोलन, मद्रास हिंदू एसोसिएशन। यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं। सेवा सदन 1885 में, देव समाज 1887 में, अहमदिया आंदोलन 1889 में, मद्रास हिंदू एसोसिएशन 1892 में। आंसर हो जाएगा ए सेवा सदन। सेवा सदन की स्थापना किसने की थी, बता सकते हैं आप? कमेंट करके बताइए। ब्रिटिश काल में प्रकाशित निम्न में से कौन सी पत्रिका का प्रकाशन दैनिक होता था? तो दैनिक पत्रिका थी आपकी अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि हुई थी? पेरिस की संधि आखिरी कर्नाटक युद्ध के बाद हुई थी, थर्ड कर्नाटिक वॉर के बाद। पहले कर्नाटक युद्ध के बाद हुई थी एक्स ले शैपल की संधि, सेकंड कर्नाटिक वॉर के बाद हुई थी पौंडीचेरी की संधि, और थर्ड हुई थी आपकी पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर सी। घाट प्रभा जो है ये किस नदी की सहायक नदी है, बताना है। यह है कृष्णा की। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। अब इसमें लेक है और स्टेट है, उससे मैच करना है। अष्टमुड़ी झील जो है ये केरल में है, ठीक है। उसके बाद आपका सतातल कहाँ पर है? सात ताल, ये आपका उत्तराखंड में। फिर आपका राज समंद ये कहाँ पर है? राजस्थान में। और शेषनाग कहाँ पर है? कश्मीर में। इस तरीके से मैच कर देंगे। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा सी 4 1 2 3। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईकार, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का सृजन कब हुआ था? इसका सृजन हुआ था दिल्ली में 1929 में। ऑप्शन नंबर डी। इसमें मैच करना है मणिपुर, हिमालय, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो एग्रीकल्चर यहाँ पर कौन कौन सा होता है वो बताना है। तो यहाँ पर मणिपुर में होता है आपका पामलू एग्रीकल्चर, और फिर होता है आपका हिमालय में खील, फिर छत्तीसगढ़ में होता है आपका दीपा, और राजस्थान में होता है वलरा। इस तरीके से मैच करेंगे। 2 3 4 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। ए रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा है आपका, रावत भाटा है एक मिनट, जी हाँ, रावत भाटा है आपका राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है, यानी पूर्वी तट पर है? तो मार्मगांव ये पश्चिमी पर है, कोची पश्चिमी पर है, न्यू मैंगलोर ये भी पश्चिमी पर है, एन्नूर जो है ये पूर्वी तट पर है। ऑप्शन नंबर सी। ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से
किसमें स्थित है? तो ग्रेट चैनल जो है ये सुमात्रा में है और निकोबार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, सुमात्रा निकोबार। निम्न में से कौन सा भूभाग का विस्तार भारत में सबसे अधिक है? तो भारत में प्लेन रीजन सबसे ज्यादा है अगर हम देखें इसे, ऑप्शन नंबर डी। पीर पंजाल तथा महाभारत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस हिमालय से में जो है पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है हिमाचल हिमालय में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पीर पंजाल और महाभारत रेंज हिमाचल हिमालय में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ था? ये प्रतिपादित हुआ था 1918 में, ऑप्शन नंबर ए। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पेरिहिलियन यानी उपसौर, ऑप्शन नंबर सी। पी तरंगे जो है ध्वनि की तरह होती हैं, करेक्ट है ये, और एस तरंगे ठोस माध्यम में ही जो है चल सकती हैं। दोनों ही करेक्ट है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बोथ सी। मौना लोवा ज्वालामुखी जो है आपको कहां पर देखने को मिलेगा? हवाई आइलैंड में, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पठार का उदाहरण है? यानी कि वोल्केनिक प्लेट्यू कौन सी है आपकी? ये डक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डक्कन प्लेट्यू है, ये वोल्केनिक प्लेट्यू है, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से आपकी कौन सी एक ठंडी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है आपकी कैनरी करंट। निम्न में से कौन सा वायुमंडल के तापमान का परिवर्तन का कारण बनता है? वायुमंडल के तापमान में परिवर्तन कारण जो है चालन, विकिरण, संवहन, अभिवहन सब हो सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, सी। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का एक भौतिक घटक है? भौतिक घटक है आपका स्थल। ठीक है, मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट की स्थापना कब की गई थी? मैंग्रोव एक्शन प्रोजेक्ट अस्तित्व में आया है 1992 में। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कितने समय के अंतराल में प्रकाशित होती है? हर 2 साल में आती है। ठीक है, 2017 में आई थी, फिर 2019 में आई है, अब आएगी 2021 में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक पोषक स्तर का उदाहरण है? ठीक है, सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल। प्राइमरी में तो आ जाएगा आपका ग्रास, सेकेंडरी में हो जाएगा आपका ग्रास हॉपर। ठीक है, टिड्डा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से आप किन कणों को एरोसोल की श्रेणी में डाल सकते हैं जिनका साइज जो है 10 म्यू या फिर 10 माइक्रोन से कम है, लेस देन 10 माइक्रोन? मर्लिन नेशनल पार्क कहां पर है? यह है मिजोरम में, ऑप्शन नंबर बी। कार्टिजीना प्रोटोकॉल जो है 2003 में आई थी, किससे संबंधित है आपकी? ये संबंधित है बायो सेफ्टी से, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन के बारे में। पहला क्वेश्चन होगा यहाँ से नंबर 1, कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। इसमें जिस तरीके से पर्सन को ये लिखते हैं तो रिपोर्ट को कैसे लिखेंगे, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो ये है पर्सन और ये हो गया रिपोर्ट। पर्सन के बाद रिपोर्ट नहीं था, वैसे उसका कोड था QCUOTH। तो P के बाद Q यानी ठीक अगले वाला लेटर, E से C -2, R से U +3, R18 U21 तो +3, S से O -4, S19 O15 इसलिए -4, O से T +5, O होता है 15, T होता है 20 तभी +5, N14 H8 तो -6। तो लॉजिक आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 कम कर दिया, फिर 3 जोड़ा, 4 कम कर दिया, 5 जोड़ा और 6 कम कर दिया। ऐसे ही आपको लेफ्ट से राइट, लेटर टू लेटर आगे बढ़ना है। तो ये है रिपोर्ट। R से +1 S, E से -2 C, 1 जोड़ा, 2 कम कर दिया। अब की बार 3 जोड़ेंगे, P में 3 जोड़ेंगे तो S आएगा, P16, 3 जोड़ा तो 19 जिसका मतलब S है। 3 जोड़ा आप 4 कम करिए, O का मतलब 15, 4 लेस किया तो 11 यानी K।
4 कम कर दिया, आपकी बार आप 5 जोड़िए। R18 5 जोड़िएगा तो 23 यानी W, 5 जोड़ा तो 6 कम भी तो कीजिए। T20 6 कम किया तो 14 यानी N। SCS KWN, SCS KWN, ऑप्शन सी। दूसरा क्वेश्चन भी कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। अगर क्लॉक को ये लिखते हैं तो टाइम को क्या लिखेंगे? तो ये एग्जाम्पल है डायरेक्ट कोडिंग का, जिसमें जो जिस लेटर का न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट होता है वो ना लिख के जो जिसके सामने है उसको वही न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाती है। जैसे C के सामने है 3, L के सामने है 4, तो C बराबर 3, L बराबर 4, ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। बात करनी है MOLEK के बारे में। तो M है यहाँ पे, यहाँ से तीसरा तो इधर से भी तीसरा 7, तो 7 से इस सीरीज़ की शुरुआत होनी है। ऑप्शन A और B आप काट दीजिए, बिकॉज आपको शुरू में 7 चाहिए, 6 नहीं। उसके बाद O, CLO, यहाँ से तीसरा 2, 7 के बाद आपको 2 चाहिए। फिर है L, CL यानी दूसरा 4, 7 2 4 आपको एक साथ चाहिए शुरू में। ऐसा ऑप्शन सी में हो रहा है, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ई के आप चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, 9 5 ही आएगा। ई यानी इधर से आखिर का, ये 9 के मतलब इधर से आखिर का 5, वही आ गया। 3 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि ब्लड रिलेशन का है। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, अमित अपने से सामने बैठी हुई महिला के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं, वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरी पत्नी के पति, तो वह स्वयं अपने बारे में बात कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है वह मेरी पत्नी के पति, तो इसको रिप्लेस करिए मेरी से। वह मेरी बहन है, तो वो उस महिला की क्या है, मतलब महिला उसकी क्या है, बहन है, और वो उसका भाई है। उस महिला का अमित से क्या संबंध है, तो वो उसकी बहन है। ऑप्शन डी, सिस्टर। अ बॉय वॉक्स आउट ऑफ हिज हाउस, ये मान लीजिए उसका घर है, यहाँ से वो निकल गया, ये उसके घर की दहलीज है, बाहर का पॉइंट है। एंड वॉक्स 30 मीटर इन दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इधर की ओर गया, बिकॉज ये डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में पड़ती है। ये डिस्टेंस हुआ 30 मीटर का, फिलहाल वो यहाँ पे रुका हुआ है। देन ही वॉक्स 30 मीटर इन दी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उसके बाद वो ऐसे आएगा 30 मीटर, बिकॉज ये डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में है और हमें साउथ वेस्ट जाना था। अगेन ही वॉक्स 30 मीटर इन दी साउथ ईस्ट डायरेक्शन, इस पॉइंट से वो 30 मीटर इधर आएगा, बिकॉज ये डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में है। अब वो यहाँ पे है। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज हाउस, उसका हाउस ये है, अब वो ऐसे मुड़ जाएगा और आगे बढ़ने लगेगा। अब आखिर में हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन विल ही टर्न, यहाँ से वो कौन से टर्न लेगा, तो यहाँ से वो ऐसे गया है, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का है। 5 हाउसेस ए बी सी डी एंड ई, ए से लेकर ई तक 5 घर हैं, इस तरीके से हैं कि बी इज टू द नॉर्थ ऑफ ए, जो बी है वो ए के नॉर्थ में है, तो ए अगर इधर है तो बी इसके ठीक ऊपर होगा, नॉर्थ में होगा। सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, बी जहाँ भी है सी उसके ईस्ट साइड होगा, यानी दाहिनी तरफ, ये हो गया ई। इनफैक्ट सी के बारे में बात हो रही थी। ई इज टू द वेस्ट ऑफ ए, ए जहाँ भी है ई उसके वेस्ट में यानी लेफ्ट हैंड साइड में, ये है ई। एंड डी इज टू द साउथ ऑफ ई, ई जहाँ भी है डी उसके साउथ में होगा, यानी ठीक नीचे, डी हो गया इधर। तो उसके बाद आखिर में हमसे पूछा है डी इज ऑन विच साइड ऑफ सी, डी बताइए सी के हिसाब से कहाँ होगा। अगर कोई सी पे खड़े होकर डी को देखेगा तो वो कहाँ देखेगा, इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में पड़ती है, साउथ वेस्ट।
ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे नंबर 6 बात करते हैं। गोलू इज द सन ऑफ भोलू। तो गोलू कौन है? भोलू का बेटा। तो भोलू अगर ये है तो गोलू उसका बेटा है, नीचे होगा। शीतल इज द डॉटर ऑफ गोलू। गोलू की भी बेटी शीतल है। चित्रा इज द डॉटर ऑफ दिलीप एंड दिलीप इज द ब्रदर ऑफ भोलू। ये जो भोलू है दिलीप इसका भाई है, और इस दिलीप की एक बेटी है जिसका नाम है चित्रा। ये हाउ इज चित्रा रिलेटेड टू शीतल। शीतल के हिसाब से अगर आप बात करें तो चित्रा उसकी कौन है? तो पहली बात तो चित्रा जो है वो शीतल के ऊपर हैं, यानी एक जनरेशन का फ़र्क है, तो वो बहन तो हो नहीं सकती। और मम्मी तो ऑब्वियस सी बात है हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये मम्मी होती शीतल की तो इनकी शादी इनके पिता जी से हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। मदर भी नहीं है, मदर इन लॉ तो बिल्कुल भी नहीं है। सास कैसे हो सकती है? इनके पति के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। तो एक ही ऑप्शन बचा बुआ, क्योंकि अगर आप बात करें तो एस के पिता हैं जी, और जी के हिसाब से सी उनकी बहन ही तो हुई चचेरी, चाचा की लड़की। जी के पिता बी हैं और बी के भाई डी हैं, यानी डी जो है वो जी के चाचा हैं, और उन चाचा की एक बेटी है सी। तो ये दोनों आपस में चचेरे भाई बहन हुए, यानी एस के हिसाब से देखें तो सी उनकी बुआ हुई। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेटर का है। सबसे पहले इसके लिए ये ब्रैकेट बनाएंगे, बिकॉज ये ब्रैकेट तो हट नहीं सकता है। सारे नंबर लिखेंगे फिर, और उसके बाद जैसा कहा गया है वैसा ही करेंगे। 3-15 के बीच में माइनस का साइन है, जिसका मतलब है इनटू करना है हमें। 15-11 के बीच में डिवीज़न का साइन है, जिसका मतलब हमें प्लस करना है। उसके अलावा ब्रैकेट के तुरंत बाद जो साइन है वो इनटू का है, और इनटू का मतलब है डिवाइड करना है। बच गया माइनस, जो कि इधर आ जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 15 तिहाई 45, 11 56, 56/8 यानी 7, 7 में 6 गया तो 1। ऑप्शन ए। सम इंडिविजुअल अटेंड अ पार्टी। कुछ लोग मिलके एक पार्टी कर रहे होते हैं, इन विच ईच पर्सन शेक्स हैंड विद द अदर पर्सन ओनली वंस। मान लीजिए ये पर्सन ए मिला और ये बी मिला, तो ये सिर्फ और सिर्फ पूरे पार्टी में सिर्फ एक बार हाथ मिलाएंगे, दोबारा नहीं मिलाएंगे। और ऐसा हर 2 व्यक्ति एक एक बार करेंगे। इफ़ अ टोटल ऑफ 66 टाइम्स द हैंड्स वर शुक। 66 बार हाथ मिलाए गए कुल मिला के। तो बताइए पार्टी में कितने लोग थे? इतना सा सवाल है। तो जब भी हैंड शेक दिए हों, नंबर ऑफ मैचेस दिए हों, या ऐसी कोई भी चीज़ हो जो सिर्फ एक बार हो रही हो 2 लोगों के बीच में, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल यानी कुल मिला के लोग वहाँ पे कितने होंगे, इस बात का फॉर्मूला है NC2, जहाँ पे N का मतलब है कि कितने लोग वहाँ पे हैं। टोटल लोगों का फॉर्मूला नहीं है, टोटल इवेंट का, कितने मैच हुए, कितनी बार हाथ मिलाए गए, कितनी बार गले मिला गया, वटेवर। ये है 66। अब n की वैल्यू आप ऑप्शन से रख के देख लीजिए, जिस ऑप्शन से 66 हमें मिल जाएगा सॉल्व करके वही आपका आंसर हो जाएगा। a के हिसाब से 6C2, 6 × 5 1 × 2, 3×5 = 15, हमें चाहिए 66, पहला गलत। दूसरा है 8, 8C2, 8 × 7 1 × 2, 4 × 7 = 28, ये नहीं हो सकता, हमें चाहिए 66। फिर है 10, 10 × 9 1 × 2, 5 × 9 = 45, नहीं हो सकता। डी को टिक करिए और आगे बढ़िए। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 12C2, 12 × 11 1 × 2, 11 × 5 = 66, आ गया जो आपको चाहिए था। इन अ रो राम इज 25 फ्रॉम द लेफ्ट। मान लीजिए रो इधर से इधर जा रही है, इधर से वो लाइन चालू हुई है स्टार्टिंग पॉइंट, और इधर ख़त्म हुई है एंड पॉइंट, इधर वो लाइन जाके समाप्त हुई है। राम की रैंक हमें लेफ़्ट से पता, यानी वो इधर से आ रहा है। ये है राम, इसकी रैंक है लेफ़्ट से
25 और ये है श्याम, इसकी रैंक है राइट हैंड साइड से 19। तो आपको लेफ़्ट पता है, राइट पता है, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, इसको मिड वैल्यू बोलते हैं। हमें ये भी पता है इनके बीच में 5 लोग हैं। बताइए इस पंक्ति में कम से कम कितने लोग हो सकते हैं। तो केस 1 और केस भी कब बनेंगे, जब L प्लस मतलब लोअर रैंक यानी लेफ़्ट राइट में जो छोटी वैल्यू है माइनस मिड वैल्यू, ये देख के करते हैं क्या आता है। 25 19 में छोटी वैल्यू है 19, 5 लेस किया तो 14, 14 जो है वो 2 से बड़ा है, तो लग गया प्रैक्टिकल केस जिसमें L प्लस R प्लस मिड, बस इतने ही टोटल लोग हो जाएंगे। 25 19 44 5 49, इतने लोग हो जाएंगे। लेकिन एक केस ऐसा भी बनता है L प्लस R माइनस मिड प्लस 2। L प्लस R 25 19 44, मिड प्लस 2 5 2 7, 44 में 7 गया 37। आपको कम से कम कितने लोग हैं ये बताना है। तो लोग तो 49 और 37 कुछ भी हो सकते हैं इस लाइन में। तो अगर कम से कम वैल्यू पूछी हो तो हमेशा ये वाला केस लगाएंगे, L प्लस R माइनस मिड प्लस 2 37, ऑप्शन ए। वैसे वही प्रैक्टिकल केस था, L प्लस R माइनस मिड प्लस 2, शुरुआत ही वहीं से करनी चाहिए थी। ये प्रैक्टिकल केस था कब, जब लोअर रैंक माइनस मिड वैल्यू की जो टोटल वैल्यू है इसको इससे माइनस करने के बाद जो आता है वो अगर 2 से बड़ा है तो हमेशा ये केस लगता है। अगर 2 या उससे छोटा है तो L प्लस R प्लस मिड, तब ये लगता है। इससे टोटल नंबर ऑफ पीपल यानी कुल मिला के लोग हमेशा मैक्सिमम आते हैं और इससे आते हैं मिनिमम। तो अगर कोई चाहे तो इस बात को नोट भी कर सकते हैं आप लोग, अदरवाइज इसमें आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा शब्द इसमें से बनाया जा सकता है चॉकलेट के सभी अल्फ़ाबेट को यूज़ करके, TELL, 2 बार L तो है नहीं तो बन भी नहीं सकता, ये हटाइए। HEALTH, 2 बार H है आपके पास, नहीं है, एक बार है 2 बार नहीं है, ये भी नहीं बन सकता। LATE, ये तो बन जाएगा, ये तो यहीं पे लाइन से लगा हुआ दिख रहा है, उठा के रख दीजिए, बन गया, ऑप्शन सी। चौथा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 2 बार O यूज़ हो रहा है और आपके पास 2 बार O है, खैर COOLE, लेकिन R कहाँ है आपके पास, तो ये नहीं बनेगा। 11वां क्वेश्चन भी सिमिलर है, लेकिन इसमें बताइए कोरियोग्राफी के सभी अल्फ़ाबेट को यूज़ करके आप क्या नहीं बना सकते। ये बात नोट करनी बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन एक आता ही है, तो ये पढ़ना बेहद आवश्यक है कि आपसे पूछ क्या रहे हैं, कैन बी फॉर्म्ड या कैन नॉट बी। कैन बी मतलब बनाया जा सकता है, कैन नॉट बी मतलब नहीं बनाया जा सकता। इसमें पूछ रहे हैं 11वें में कौन सा बना सकते हैं। OGRE, ये तो बन गया। फोटोग्राफी, तो ग्राफी तो खैर सीधे दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा आपको फ़ोटो लिखने के लिए एक P और चाहिए ना। इधर बताइए P कहाँ है, कहीं नहीं है, तो बस इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी ग्राफ, ये लीजिए भाई, ग्राफी ये लीजिए, ये दोनों बन सकते हैं। 12वां सवाल नंबर सीरीज़ का है, जिसमें बताइए कौन सा गलत टर्म यूज़ हुआ है। बहुत ही आसान सी सीरीज़ है, 64 होता है 4 का क्यूब, 125 5 का, 343 6 का, 512 हो जाएगा यहाँ से 8 का क्यूब। ये वैसे 7 का होता है, 4 5 7 8, तो बीच में आपको 6 का क्यूब चाहिए जो कि 216 होता है। इधर तो 18 लिखा है ना, तो बस ये गलत है, ऑप्शन बी। 13 नंबर बात करते हैं, ये भी नंबर सीरीज़ है लेकिन ये आसान सी है, डिफरेंस लेके ही काम चल जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर से शुरुआत हो रही है और अंत भी 3 डिजिट से ही होगा। ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो 120 से 142 22 जोड़ दिया, 142 से 166 24 जोड़ दिया,
166 से 192 26 जोड़ा, 192 से 220 28 जोड़ा। तो जो भी जोड़ना है उसमें दो दो बढ़ा के आप आगे बढ़ रहे हैं। ये जो गैप है वो लगातार 2 है, तो इधर 30 जोड़ना पड़ेगा। 220 और 230 हो गया 250, ऑप्शन बी। दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनका योग 20 है। अंतर यानी डिफरेंस। अगर मान लिया जाए दो नंबर x और y हैं और x y से बड़ा है, तो डिफरेंस यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई, बिकॉज डिफरेंस में बड़े में से छोटे को लेस करना पड़ता है। ये 14 है और सम यानी x प्लस वाई ये हो जाएगा 20। ऐड करेंगे 2x बराबर हो जाएगा 20 14 34, x बराबर 17। और चूंकि x और y मिला के 20 हैं और उनमें से x 17 है तो y पक्का 3 होगा। हमें चाहिए दोनों का प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा। 17 3 ज़ा 51, ऑप्शन सी। फिर आते हैं 15वें पे। ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर्स द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 42। 3 नंबर अगर ए बी सी हैं तो a इंटू बी हमें देगा 42। प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 56, b इंटू सी देगा हमें 56। एंड दैट ऑफ थर्ड एंड फर्स्ट, a इंटू सी देगा हमें 48। बताइए तीसरा नंबर क्या है। तो अगर पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आपस में डिवाइड करें तो ये आएगा 42/56। 7 6 ज़ा 7 8 ज़ा 3/4। बी से बी कटा, a बाई सी यानी 3/4। a इस टू सी का रेशियो है 3:4 और a इंटू सी है 48। a अगर 3x हो जाए और c अगर 4x हो जाए तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाए 12x², और यही प्रोडक्ट 48 के बराबर है। x² 4 है तो x क्या है 2। तो तीसरी संख्या हमसे पूछ रहे थे, तीसरी संख्या यानी c 4x है, x हमारा 2 है, 4 दूनी 8, ऑप्शन डी। If 1/9 of a number is 4 more than 1/10 of the same number, अगर मान लीजिए नंबर x है तो उसका 1/9 होगा x/9। x इंटू 1/9 यानी x/9। x/9 क्या है, ये 4 ज़्यादा है 1/10 ऑफ द सेम नंबर यानी x/10 से। x/10 को इधर लाइए, x/9 माइनस x/10 इज इक्वल टू 4। 10x माइनस 9x यानी x, 10 9 ज़ा 90, ये बराबर 4 है। 90 उधर जाएगा तो 90 इंटू 4 360। x की वैल्यू आ गई 360। हमसे पूछ रहे हैं वो नंबर जो कि x था 360, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट फ्रैक्शन। 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8 में सबसे बड़ा कौन सा है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये काम आसान हो जाएगा। इन दोनों को कंपेयर करें, 6 पंजे 30, 7 चौक 28, तो बड़ा कौन 30। 30 किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको लेके आगे चलेंगे। ये छोटा है तो इसको काट देंगे। अब इसको 5/6 से कंपेयर करें, 6 6 36, 7 पंजे 35, बड़ा कौन 36। 36 किसके ऊपर लिखा हुआ है, इनफैक्ट किसके नीचे, इसके। 5/6 हटा दीजिए, 6/7 और 7/8 को कंपेयर करिए। 6 8 48, 7 7 49, 49 बड़ा है, इसका मतलब 7/8 बड़ा है, ऑप्शन डी। इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20%, 20% से बढ़ाने का मतलब है 120% करना, जिसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होता है 6/5। अगर फ्रैक्शन x/y था तो x को आपने 6/5 से गुणा कर दिया। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 25%, 125% बना दिया डिनोमिनेटर को, यानी 5/4। 125/100 यानी 5/4।
y को आपने 5/4 से गुणा कर दिया, तो नया फ्रैक्शन बना हम लोगों के पास 3/5। बताइए पुराना फ्रैक्शन क्या था? x बाई वाई आपको चाहिए, तो 6x/5 डिवाइड बाई 5y/4 इज इक्वल टू 3/5। 6x/5 इंटू 4/5y इज इक्वल टू 3/5। 6 चौक 24x बटे में 25y बराबर 3/5। 3 अट्ठे 24, 5 पचम 25। 8x इज इक्वल टू 5y। x बाई वाई आ जाएगा यहाँ से 5/8। ऑप्शन सी। If all the letters of the English alphabetical series are written in the reverse order, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T, W, X, Y और Z, ये है यहाँ से अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इसकी शुरुआत ऐसे होती है, लेकिन हम मान के चलेंगे इसकी शुरुआत ऐसे हो रही है बिकॉज इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द राइट एंड 21st लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से हमें 21वां लेटर चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21, और राइट हैंड साइड से आपको 20वां चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अभी आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीरीज़ है। कितने एलिमेंट हैं बीच में? एक टोटल कितने हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 अगर हैं तो शुरुआत से आप काट दीजिए 7 टर्म से, 1 2 3 4 5 6 7, और आखिर से भी आप काट दीजिए 7। 2 3 4 5 6 7, तो बच कौन गया? m, वही आ जाएगा इन दोनों के बीच में। ऑप्शन बी m। उसके बाद आपके पास ये अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है। a e, ये i होगा m। ये 1000 512 216 ये क्या है? तो सबसे पहले 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब, 512 8 का क्यूब, 216 6 का क्यूब, 64 4 का क्यूब। तो पहले 10 का, फिर 8 का, 6 का और 4 का, 2 2 कम करके आप क्यूब ले रहे हैं। तो 4 में 2 कम करेंगे 2 आएगा, उसका क्यूब लेने पर 8 आएगा। तो आपको 8 चाहिए, 18 नहीं चाहिए, 88 नहीं चाहिए। A1 E5 I9 M13, 4 4 का गैप है लगातार, तो 13 4 17, जिसका मतलब Q है। इसका करेक्ट होगा Q8, ऑप्शन ए। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टू नंबर्स एंड देयर डिफरेंस इज दिस। अगर दो नंबर x और y हैं तो सम होगा x प्लस वाई, और मान लिया जाए कि x y से बड़ा है तो डिफरेंस होगा x माइनस वाई। ये रेशियो है 5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 5x माइनस 5y। 4x इज इक्वल टू 6y। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। What is the ratio between a large and the small number? x बाई वाई चाहिए, बिकॉज x बड़ा है, हमने खुद से माना है। ये हो जाएगा 3/2 होगा, मतलब x के साथ 2 का मल्टीप्लाई है, y के साथ 3 का, 3/2। ऑप्शन बी। The sum of present ages of A and B is 7 times of the difference between their ages. ये A है और ये B। सम अगर S हो जाए तो डिफरेंस D हो जाए, ये हम मान लेते हैं।
तो प्रेजेंट एज का मतलब जो ए और बी की प्रेजेंट एज है उनका सम एस है, और यही सम किसके बराबर होगा? 7 टाइम्स द डिफरेंस, 7 इंटू डी, इसके बराबर होगा। फर्स्ट इक्वेशन। आफ्टर 5 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस इज 9 टाइम्स। तो 5 साल बाद की बात करते हैं, तो ये बताइए 5 साल बाद क्या होगा? 5 साल बाद ए की भी एज 5 साल बढ़ेगी और बी की भी एज 5 साल बढ़ेगी, तो दोनों की कुल मिला के 10 साल बढ़ेगी। तो सम में 10 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सम इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि दोनों की एज क्या है, तो दोनों की एज 10 से बढ़ी है ना, तो s प्लस 10 सम 10 से बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे डिफरेंस वही रहेगा। अगर कोई भाई किसी छोटे भाई से 2 साल बड़ा है तो वो जीवन भर रहेगा, डिफरेंस कभी चेंज नहीं होता है। विल बी 9 टाइम्स देयर डिफरेंस, ये 9 इंटू डी हो गया। सेकेंड इक्वेशन। अब आप कैसे भी सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को लेस करते हैं। s प्लस 10 इज इक्वल टू 9d, s इज इक्वल टू 7d, लेस करेंगे तो 10 इज इक्वल टू 2d, 9 में 7 गया 2, तो डिफरेंस आ गया 5। इसी डिफरेंस की वैल्यू 5 हम यहाँ पे रख दें चाहे नीचे रख दें, मैं पहले पे रखता हूँ यहाँ पे, तो सम बराबर होगा 7 इंटू डी, 7 इंटू 5 यानी 35। तो सम 35 है, डिफरेंस 5 है। इसके बाद अगर ये मान लिया जाए कि ए की एज x थी, बी की y, तो सम का मतलब है x प्लस वाई, ये 35 है। अगर x की एज ज़्यादा है तो x माइनस वाई से हमें डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, बिकॉज बड़े में से छोटा लेस करेंगे तो डिफरेंस आएगा। ये 5 है। सॉल्व करेंगे ऐड करके तो y से y कैंसिल होगा, x प्लस एक्स 2x, 35 5 40, x आ गया 20 और x और y मिला के 35 हैं, तो y पक्का 15 होगा। पूछा है हमसे व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ द ओल्डर ऑफ द टू, इनमें से जो बड़ा है वो कितने साल का है? तो वो 20 साल का है, क्योंकि 20 15 में 20 बड़ा है, ऑप्शन बी 20 ईयर्स। उसके बाद इधर देखिए 23 नंबर कैलेंडर का सवाल है। 18 जनवरी 1999 को ट्यूसडे था, तो 18 फरवरी 1999 को क्या होगा? बस महीना चेंज किया है। ये बताइए 1999 कौन सा साल था? तो नॉन लीप ईयर था, और नॉन लीप ईयर में मतलब जो लीप ईयर नहीं है उस वाले महीने में फरवरी में कुल 28 दिन होते हैं, लेकिन उससे मतलब ही नहीं है 18 तक जाना है। जनवरी में तो हमेशा 31 दिन होते हैं। 18 बीत चुके हैं, तो ये बताइए बचे कितने हैं? 13। उसके बाद फरवरी में हमें 18 तक ही जाना है, तो 18 लिख दिया। इसके बाद 18 13 31, 7 से ज़रा इसको काटिए तो 7 चौक 28 पूरा कटेगा, 3 बचेगा, तो फाइनल रिमाइंडर हुआ 3। और चूंकि हम जनवरी से फरवरी बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमें आगे जाना है, तो जो रिमाइंडर है वो हमें जोड़ना पड़ेगा। ट्यूसडे था ना 18 जनवरी 1999 को, तो ट्यूसडे का कोड होता है 2, उसमें 3 जोड़ेंगे आएगा 5, 5 होता है फ्राइडे, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग का है। उसमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कई सारी कि वाटर को ये कहते हैं, एयर को वो कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेना चाहिए पूछ क्या रहे हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, खून का रंग कैसा होता है रक्त का? लाल। लाल को क्या कहा जा रहा है? लाल को वर्षा कहा जा रहा है। आयरन इज कॉल्ड रेड, इसका करेक्ट होगा आयरन इज कॉल्ड रेड, नहीं रेड को क्या कहा जा रहा है? रेड इज कॉल्ड रेन, ऑप्शन सी। अब ये कीजिए कोडिंग एंड डिकोडिंग। प्लेट को ये लिखते हैं, टाउन को ये लिखते हैं, तो डियर को क्या लिखेंगे? PLATE, ये प्लेट है। 16 12 1 20 और 5 अल्फ़ाबेटिकल वाइज इनके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट P Q
MBUF ये है 16, 17, 13, 2, 21 और 6। तो इसमें वैसे देखा जाए तो नंबर्स की कोई उतनी आवश्यकता है नहीं। P से बना दिया PQ, बाकी L से M, A से B, T से U, E से F। तो शुरुआत वाला जो लेटर है उसको कॉपी करना है और उसके ठीक अगले वाला लिखना है। तो D है जैसे, तो DE, फिर E के बाद F, A के बाद B और R के बाद S, DEFBS, ऑप्शन A। रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। इसमें ऑर्डर का सवाल है ये कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन दूसरे तीसरे नंबर पे, ये सब इसमें पूछा जाता है। इसमें पूछ रहे हैं हु इज़ द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है। तो अगर हमें सबसे बड़ा चाहिए तो जो पर्सन किसी से थोड़ा सा भी छोटा निकला उसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो पर्सन अगर छोटा हो गया किसी से तो वो सबसे लंबा तो हो नहीं सकता। सुमा इज़ शॉर्टर देन उमा, सुमा छोटी हो गई तो सबसे लंबी नहीं हो सकती। अगर ऑप्शन में इनका नाम होता तो हटा देते। नेहा इज़ टॉलर देन सुमा, सुधा इज़ टॉलर देन उमा, सुधा से बड़ी कोई मिल गई, मतलब उमा से बड़ी कोई मिल गई सुधा, उमा तो सबसे लंबी अब हो नहीं सकती, ये हट गया। सुधा इज़ टॉलर देन उमा बट शॉर्टर देन हेमा, सुधा छोटी हो गई हेमा से, सुधा भी हट गई यहाँ से। उमा इज़ टॉलर देन नेहा, इसका मतलब नेहा उमा से छोटी हो गई बिकॉज उमा उनसे बड़ी हैं, नेहा भी हट गया, हेमा करेक्ट हो गया, डी, ऑप्शन डी।